हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसा गया आप लोग का पहला पेपर मेजर 4 का पॉलिटिकल साइंस का? आशा करते हैं बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, काफ़ी क्वेश्चन तो थोड़े टफ थे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लेकिन जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे वो इजी था। और जो 5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ठीक था और दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं थोड़ा टफ था। लेकिन 15 मार्क्स में आप लोग को पढ़ाए थे, 8 क्वेश्चन दिए थे, उनमें 5 क्वेश्चन हूबहू वही आए। तो इसी प्रकार आपको फिर से 8 क्वेश्चन आज देने वाले हैं मेजर 5 का पॉलिटिकल साइंस का। उसमें फिक्स आप लोग का 4 क्वेश्चन फिक्स ही मिलेगा आप लोग के एग्ज़ाम में। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है, इसके आंसर करते हैं। पहले शॉर्ट आंसर, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में आप लोग के विषय जो क्वेश्चन आया, पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन भी आया था संविधान के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान पिता के रूप में क्वेश्चन देखें तो पता चला। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर में, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप लोग लिख लीजिएगा, याद रखिएगा नहीं तो। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर आप राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष, 30 ईयर्स। अगर आप लोकसभा का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद कौन कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद वे होते हैं जो केंद्र में, केंद्र अब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी का है, तो आप लोग जानते हैं वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, बवाल मंत्री, जो अभी बवाल हो रहा है किस पर? तो शिक्षा मंत्री पर। गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, ये सब क्या होते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की संख्या होती है 15, याद रखिएगा, पूछा जाए तो याद रखिएगा। 15 मंत्रिपरिषद होते हैं जो अलग अलग विभाग के होते हैं, कल्याण मंत्री, ये सब जो होता है, तो ये सब मंत्री होते हैं। और ये सब क्या, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं, इनकी संख्या 15 होती है। और किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। यानी अगर किसी मंत्री से पूछा जाए कि आपने, जैसे हमारे परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उससे सवाल देख रहे होंगे अभी, बहुत तगड़ा तगड़ा पूछा गया था, आप लोग देखे होंगे इंटरव्यू। तो जब सरकार से जवाबदेही पूछा जाता है, यानी जो मंत्रिपरिषद है, जो जिस विभाग का मंत्री है, जैसे सड़क विभाग के मंत्री से पूछा गया था कि सड़क क्यों क्रैश हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वह लोकसभा का अध्यक्ष अगर इस परिवहन मंत्री को पूछ दिया जाए तो जो परिवहन मंत्री है उसको आंसर देना ही होगा। तो क्या इसका अर्थ है कि लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? मंत्रिपरिषद। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग गैस कीजिए कितना होगा। आप लोग 90% स्टूडेंट आप लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये आप लोग शायद मोस्ट ऑफ, अगर आप लोग पॉलिटी बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो उनका कार्यकाल होता है, निश्चित काल नहीं है। क्या लिखना है आंसर? निश्चित काल नहीं है। अगर जो मुख्य न्यायाधीश बना है, अगर 65 वर्ष का जब तक नहीं होता, मान लीजिए कोई न्यायाधीश अगर 40 वर्ष तक 40 वर्ष में अगर वह मुख्य न्यायाधीश बन गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर 40 वर्ष में बन गया तो कितना साल रहेगा? तो 25 वर्ष रहेगा। कितना? 25 वर्ष। यानी कोई आयु निश्चित नहीं है, लेकिन वह कितना, अगर 65 वर्ष हो गया जो मुख्य न्यायाधीश है, तो वह अपने आप रिटायर हो जाएगा। यही प्रक्रिया रहता है। तो आप लोग का इसका आंसर क्या लिखना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, और अधिकतम आयु आप लोग को लिख देना है 65 वर्ष। वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या आप लोग जानते हैं वर्तमान में कितनी है? 543। और आप लोग के लोकसभा के अध्यक्ष कौन होंगे? निशिकांत दुबे। आप लोग बताइए निशिकांत दुबे है या नहीं। दूसरा है, महाभियोग से आप क्या समझते हैं? ये तो आप लोग जानते होंगे, इम्पीचमेंट कहते हैं इसको। इम्पीचमेंट में क्या होता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को अगर आप लोग को हटाना है पद से, तो क्या प्रक्रिया शुरू करना होता है? तो महाभियोग प्रक्रिया शुरू करना होता है। और दूसरा है, न्याय सक्रियता क्या है? तो न्याय सक्रियता ऐसी प्रक्रिया, आप लोग को आंसर कराएंगे नीचे पीडीएफ में। न्याय सक्रियता वह प्रक्रिया है जिससे अगर संविधान के कुछ अनुच्छेद को बदला जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक क्या कर सकता है? कोर्ट में पीआईएल कर सकता है। पीआईएल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो बदल रहा है संविधान में, उसको रक्षा करेगा। अगर बदलने योग्य नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ संविधान में बदलने का दर्जा मिला है और कुछ नहीं। चलिए आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोग के एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में फिक्स आएगा। ये क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? ये क्वेश्चन पहला टॉपिक से, आप लोग अपना सिलेबस देखिएगा तो यही पहला टॉपिक से, और इससे क्वेश्चन फिक्स हैं, आते हैं 2 वर्ष यही क्वेश्चन आए, 2 वर्ष। और ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से करके जाना है, ये क्वेश्चन फिक्स है, पूछा जाएगा। 4वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान, 5वां नंबर आप लोग को क्वेश्चन बढ़िया से कर लेना है, ये भी क्वेश्चन आएगा।
6वां नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उतना 1 स्टार 3 स्टार में इसको 1 या 1.5 स्टार दे सकते हैं। और 7वां क्वेश्चन, इसको भी 1.5 या 2 स्टार दे सकते हैं। ये सब नहीं देखने को मिलेंगे, हो सकता है ये एग्ज़ाम में नहीं आए, इनकी जगह कोई नया क्वेश्चन आ सकता है। 4 5 बताएं, 8 भी नहीं आएगा, 9 आ सकता है। आपातकाल आए या संकट काल, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। या तो आपातकाल पूछ लिया जाए या संकटकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति के पास आप लोग जानते होंगे आपातकालीन शक्ति लागू करने की शक्ति होती है, या आपातकालीन पूछा जाएगा, संकटकालीन और आपातकालीन एक ही है, इमरजेंसी। तो यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिले। 9 नंबर और 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में धर्म का भूमिका, यानी धर्म की क्या भूमिका है राजनीति में, आप लोग जानते होंगे। जो धर्म के ही सहारे हम लोग का गवर्नमेंट चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी आपको 4 पॉइंट दिए जाएंगे, 4 में से किसी 2 पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है। कितना लिखिएगा, 1 पेज या 1.5 पेज लिखिएगा। एक आप टाइम अगर बचे तो 2 पेज लिख दीजिएगा एक पर, दोनों का जैसे कि 2 जो लिखेंगे दोनों पर 2-2 पेज लिख दीजिएगा, बस काफ़ी होगा। तो आप लोग को यह टॉपिक करना है। 11 नंबर का जो आप लोग को प्रश्न बता रहे हैं ABCD, इनमें 4 में से फिक्स है आप लोग को 2 यही देखने को मिलेंगे। कौन कौन देखने को मिलेंगे, देखिए इनमें हो सकता है पहला क्वेश्चन आ जाए, पहला मौलिक कर्तव्य, ये अधिक संभावना रखिएगा। या तो मौलिक कर्तव्य आएगा या मौलिक अधिकार आएगा, यानी फंडामेंटल राइट आएगा या फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये नहीं आ सकता, हो सकता है नहीं आएगा। ये आ सकता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन फिर आप लोग के एग्जाम में आएगा। जो 11 नंबर है ये आप लोग के एग्जाम में फिर आएगा और इसी तरह पूछा जाएगा, लेकिन 2 आप लोग को इनमें से यही कोई 2 देखने को मिलेंगे, या राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ये तीनों आप लोग को देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब आंसर करते हैं। तो 5 मार्क्स से डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो महाभियोग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पीचमेंट। तो चलिए आंसर देखते हैं। महाभियोग वह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी उच्च संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे कह सकते हैं विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, दोनों को हटाने के लिए किया जाता है। संविधान के उल्लंघन, यानी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उसके आरोप में उसके पद से हटाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था की गई है। तो आप लोग याद रखिए, 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप लोग अनुच्छेद 61 बता सकते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है। आप लोग जानते होंगे संसद के कितने सदन हैं, संसद में 2 सदन हैं, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा, यानी आप किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं। आरोपों की जांच के बाद यदि दोनों सदन अपने अपने कुल सदस्य के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें, यानी आप लोग जानते हैं विशेष बहुमत क्या होता है, जितना भी सदस्य है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो विशेष बहुमत क्या होता है, यानी दोनों सदन में किसी सदन में शुरुआत हो गया, अगर संविधान का उल्लंघन किया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तो क्या होगा, उस पर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई कैसे शुरू होगी, तो पहले दोनों सदन में कोई मुद्दा उठाएगा कि राष्ट्रपति उल्लंघन कर रहा है संविधान का, तो क्या करेगा, तो कोई भी हो सकता है, राज्यसभा में उठे या लोकसभा में उठे। अगर राज्यसभा मान लेते हैं राज्यसभा में उठ गया, तो राज्यसभा में मुद्दा उठा तो वहाँ फाइल हुआ, कानूनी प्रस्ताव किया और अगर आरोप सही निकले तो क्या होंगे, जो वहाँ के सदस्य रहेंगे, मान लीजिए सदस्य कितना, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं 245 मान लीजिए, 245 सदस्य होते हैं, एडजस्ट या 100 भी मान सकते हैं, इजी आंकड़ा लेते हैं ताकि समझने में इजी हो। 100 लेते हैं, राज्यसभा में 100 सदस्य हैं, तो 2/3 कितना कर सकते हैं, विशेष बहुमत क्या होता है, यानी 2 जितना सदस्य है, मान लेते हैं 100 सदस्य उस दिन प्रेजेंट है, मान लीजिए 33 गुना है और यहाँ आप लोग को 33 गुना यानी 66 सदस्य अगर सहमत हो जाते हैं, 66 सदस्य अगर सहमत हो जाते हैं कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, तो क्या होगा, एक सदन से पास हो जाएगा। अब लोकसभा में जाएगा, इसके बाद क्या होगा, इस 66 सदस्य यहाँ सहमत हो जाते हैं, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में अगर 66 सदस्य कह देते हैं कि रिजाइन होना चाहिए, तो क्या होगा, बिल पास हो जाएगा। उसके बाद न्यायालय द्वारा साइन किया जाएगा या उपराष्ट्रपति द्वारा, उसके बाद जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होता है उसको हटा सकते हैं, यह प्रक्रिया होता है। तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है, जो आप लोग को बताएं। महाभियोग का उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना है, यानी संविधान को सर्वोपरि रखना है, यानी कोई उल्लंघन करे तो महाभियोग चला सकते हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना है, उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को जवाबदेही सुनिश्चित करना है,
यह भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है। यानी इम्पीचमेंट जो है वह भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है, यानी कोई संविधान से बड़ा नहीं है, यह बता रहा है। यह जो अनुच्छेद दिया गया है इम्पीचमेंट, अनुच्छेद 61। न्यायिक सक्रियता क्या है? तो न्यायिक सक्रियता आप लोग को बताएं। चलिए आंसर इसका देखते हैं। तो न्यायिक सक्रियता वह सिद्धांत है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका संविधान की रक्षा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा जनहित को ध्यान रखते हुए सक्रिय भूमिका निभाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब भी हम बोलें क्या, अगर कोई संविधान में परिवर्तन हो रहा है, अगर लग रहा है कि वह संविधान में परिवर्तन गलत चीज़ तरीके से हो रहा है या गलत चीज़ को हटाया जा रहा है, मौलिक अधिकार जानते होंगे 19 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 जानते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या दिया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का क पढ़िएगा, 19 का क पढ़िएगा तो उसमें क्या दिया है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो यह जो अधिकार है यह समाप्त ना कर दिया जाए। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट क्या करता है, इसको समाप्त कर दिया जाए। 19 को जो 19 का क आप बढ़िया से पढ़िएगा, 19 को या देख लीजिएगा एक बार, पूरा श्योर न है। तो 19 के मान लीजिए 19 अनुच्छेद 19 में दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अगर यह चाहता है कि सरकार खत्म कर दे तो क्या करेगा? वह प्रस्ताव पेश करेगा और हो सकता है पास कर लिया जाए। अगर पास कर लिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? इसको लाने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाएँ या हाई कोर्ट, कहीं भी आप जा सकते हैं। तो यही है न्यायिक सक्रियता, ध्यान रखते हुए सक्रिय भूमिका निभाती है। जब सरकार या अन्य संस्थाएं अपने संवैधानिक दायित्वों को सही ढंग से पालन नहीं करती तब न्यायालय आवश्यक निर्देश देकर न्याय सुनिश्चित करता है। जनहित याचिका PIL के माध्यम से भी न्यायपालिका समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने का प्रयास करती है। न्यायिक सक्रियता का मुख्य उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है। संविधान की मर्यादा बनाए रखना है तथा नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना है। यानी जो न्यायिक सक्रियता उसके माध्यम से क्या होता है, अगर कोई भी गड़बड़ी हो रहा है तो उसको सुधारा जाए न्यायालय द्वारा। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी प्रकार जो एक नंबर जो महाभियोग बताएं, महाभियोग आ सकता है आप लोग के एग्जाम में, इम्पीचमेंट जो बताएं, लेकिन ये क्वेश्चन शायद नहीं देखने को मिलेंगे 2 नंबर। चलिए अब आगे करते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हम तो बोलते हैं फिक्स है, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। भारतीय राजनीति के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण की विवेचना करें। यानी कौन कौन सी दृष्टिकोण को इंग्लिश में कह सकते हैं अप्रोच। और पृष्ठभूमि में क्या होता है? पृष्ठभूमि मतलब होता है बैकग्राउंड। तो आप संविधान को किस किस दृष्टिकोण से अध्ययन कर सकते हैं, यही आंसर आप लोग को बताना है। तो भारतीय राजनीति का अध्ययन विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यहाँ किया जाता है लिखा है केवल। प्रत्येक दृष्टिकोण भारतीय राजनीति व्यवस्था को अलग अलग तरीके से समझने में सहायता करती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश की राजनीति को केवल एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है, इसलिए विद्वानों ने अनेक दृष्टिकोण का विकास किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। तो इसको समझने के लिए अनेक अनेक दृष्टिकोण को बनाया गया, ताकि जो जितने आप लोग जानते भी होंगे भारत में बहुत विविधता है, यानी अनेक अनेक प्रदेश हैं, अनेक भाषाएं हैं, तो इनको क्या कहते हैं? विविधता। तो इनके लिए जो अलग अलग लोग हैं उनको समझने के लिए क्या किया है? अलग अलग दृष्टिकोण का विकास किया गया है। तो पहला क्या है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण है हिस्टोरिकल अप्रोच। इस दृष्टिकोण में भारतीय राजनीति को उसके ऐतिहासिक विकास के आधार पर समझा जाता है। प्राचीन भारत की राजनीति व्यवस्था, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता आंदोलन तथा संविधान निर्माण की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इससे वर्तमान राजनीति की व्यवस्था का पृष्ठभूमि स्पष्ट होता है। यानी पहले क्या करना, पहले कैबिनेट मिशन और संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण पूरा होने की प्रक्रिया, लागू होने की, यह प्रक्रिया हो गया जी। यह प्रक्रिया क्या हो गया? यह हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दूसरा है संस्थागत दृष्टिकोण। हिस्टोरिकल जो दृष्टिकोण है उसमें क्या करेंगे आप? क्रम वाइज पढ़ेंगे, पहले ये हुआ उसके बाद इसी प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दूसरा है संस्थागत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में संविधान, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। यह बताता है कि विभिन्न संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है और शासन व्यवस्था कैसे संचालित करती है। तो यह हो गया संस्थागत दृष्टिकोण, यानी इनमें संस्थाओं को पढ़ेंगे, संसद के दोनों सदनों को पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री। तो यह हो गया संस्थागत दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण तीसरा है।
इसमें राजनीतिक दलों, मतदाताओं, नेताओं तथा नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चुनाव, मतदान का व्यवहार, जनमत, राजनीतिक भागीदारी तथा नेतृत्व इसके प्रमुख विषय हैं। तो ये आप लोग इजीली लिख सकते हैं। चुनाव, मतदान का व्यवहार, जनमत, राजनीतिक भागीदारी का नेतृत्व इसके प्रमुख विषय हैं किसके? व्यवहारवादी दृष्टिकोण के। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, तो यह दृष्टिकोण राजनीति पर समाज के प्रभाव का अध्ययन करता है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद, शिक्षा, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक संरचना जैसी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी भाषा किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, जाति, धर्म। सबसे प्रभावित भारतीय राजनीति को क्या करता है? तो धर्म। हम लोग भी किस पर वोट देते हैं? तो धर्म पर वोट देते हैं। चलिए, बदलेगा, उम्मीद है। अभी चल रहा है क्रांति बदलने के लिए। संरचना राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण किया जाता है। यानी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, यानी जाति, धर्म, भाषा किस प्रकार राजनीति को प्रभावित कर रही है, यह हो गया सामाजिक दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आप लोग सीजेपी को सपोर्ट करते हैं या नहीं, आप लोग बताइए। देखिए, हम जैसे कि आप लोग बोलते होंगे जो सपोर्ट नहीं करते होंगे वो क्या करते होंगे? वो कहते होंगे कि वहाँ ओपोजिशन का लीडर है। तो आप लोग यह नहीं जानते हैं, जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था तो सबसे ज़्यादा आंदोलन को सफल करने में किसका योगदान था? तो बीजेपी का था। उस समय कौन सा गवर्नमेंट था? तो वह था एनडीए था। तो उसमें एनडीए तब बीजेपी के साथ नहीं था। तो एनडीए जब था तो क्या हुआ था? तो कांग्रेस, एनडीए और ये सब मिला हुआ था। जब एनडीए मिला हुआ था तो आप लोग जानते होंगे सरकार था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो जब प्रोटेस्ट हुआ था अन्ना हजारे आंदोलन, तो बीजेपी ने अन्ना हजारे आंदोलन को बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और जो विरोध, जैसे अभी हम लोग देखते हैं हमारा जो अपोजिशन लीडर है उतना विरोध नहीं करता है। और जब यही सेम प्रक्रिया जब कांग्रेस के विपक्ष हुआ था, कांग्रेस के साथ हुआ था, तो बीजेपी एकदम बढ़ चढ़कर, यानी जो अपोजिशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एकदम तगड़ा होना चाहिए। जब सरकार देख रहा है खमियाँ, तो क्या करना चाहिए? एकदम बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान ओपोजिशन है वह ऐसा नहीं है, आप लोग देखते हुए होंगे। तो आप लोग अगर अपनी समझ है जो कीजिए। लेकिन देखिए, आप लोग सीजेपी का मुद्दा क्या है? शिक्षा व्यवस्था को बदलना। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना विचार रखिए। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है हम तो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल भी हो जाएंगे। लेकिन चलिए, मैं सीजेपी को फुल सपोर्ट करता हूँ। आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। आप लोगों की अपनी दृष्टिकोण है, यही आप लोग पढ़ रहे हैं दृष्टिकोण, इसलिए राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का आधार आर्थिक व्यवस्था होता है। तो आप लोग मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विषय में जानते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से क्या फैलाया जाता है कि सभी के पास इक्वल पैसा हो, समाज में सभी समान हो। तो यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मुख्य विचार है। वर्ग संघर्ष, जैसे आप लोग देखते हैं कोई वर्ग बहुत कह सकते हैं क्या बहुत संघर्ष करता है पैसे कमाने के लिए और किसी के पास अंधाधुंध पैसा है, तो यह हुआ वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद, श्रमिकों की स्थिति तथा आर्थिक असमानता के आधार पर राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये होगा 5वां पॉइंट। अगला देखते हैं 6वां पॉइंट है तुलनात्मक, यानी तुलना करके पढ़ना है। तुलनात्मक दृष्टिकोण, इसमें भारत की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था से की जाती है। इससे भारत की विशेषताओं तक कमियों का पता चलता है। यानी अब जैसे कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है उसमें यह खूबी है, वह पढ़ने में तेज़ है, उसका हैंड राइटिंग बढ़िया है। तो इससे क्या पता चलता है हम किस किस चीज़ में कमज़ोर हैं। तो कंपेरिजन से यही पता चलता है। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण 7वां पॉइंट है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे नीति आयोग, ये सब जो आयोग हैं, आप लोग एसएससी ये सब जानते हैं, यूपीएससी, ये सब क्या है? संस्थाएं हैं। उनका क्या क्या कार्य होता है, संरचना कैसे है, स्ट्रक्चर, यानी तो उनका कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। यह समझने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न संस्थाएं मिलकर शासन व्यवस्था को कैसे सफल बनाती है। निष्कर्ष के रूप में आप लोग को जब भी 15 मार्क्स का आंसर लिखिएगा तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि निष्कर्ष आप लोग जरूर ऐड करें लास्ट में। निष्कर्ष मतलब क्या लिखना है? जो आप लोग पॉइंट बताएं वही पॉइंट को केवल यहाँ प्रदर्शित कर देना है। जैसे कि चलिए दिखाते हैं आप लोग को। भारतीय राजनीति के अध्ययन में उपयुक्त सभी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण स्थान है। ये आप लोग को पहले क्या करना है? थोड़ा तारीफ कर देना है।
प्रत्येक दृष्टिकोण राजनीति के अलग अलग पहलुओं को स्पष्ट करता है। इन सभी दृष्टिकोण में के संयुक्त अध्ययन से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अधिक व्यापक, वैज्ञानिक तथा वास्तविक रूप से समझा जा सकता है। जैसे कि जितने भी दृष्टिकोण हैं, संयुक्त से क्या आप बहुत अच्छे से, अधिक व्यापक रूप से, यानी अधिक विस्तार से, वैज्ञानिक रूप से और वास्तविक रूप से समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार पहला 15 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स के सेकंड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग जो क्वेश्चन हम देखे थे प्रैक्टिकल एग्जाम का, जो यूनिवर्सिटी इंटरनल एग्जाम के नाम से कराती, ये क्वेश्चन आया था इंटरनल एग्जाम में। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विशेषता मतलब क्या क्या भारतीय संविधान में खूबी है, वही आप लोग को बताना है। तो भारतीय संविधान के निर्माण की विवेचना करें, अगर विशेषता पूछा जाए, जो क्वेश्चन पूछा गया था वह शायद विशेषता के विषय में था, तो निर्माण कैसे हुआ उसी के विषय में बताना है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। आप लोग बताइए टाइम कितना लगा था, तो मैं बता दूं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप लोग जानते भी होंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और सबसे अधिक योगदान, ये सब आप लोग जानते होंगे। इसका निर्माण स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण तथा कल्याणकारी, यानी संविधान का निर्माण क्यों हुआ, तो भारत को लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी, कल्याणकारी मतलब सभी का भला हो, राज्य बनाने का उद्देश्य किया गया। निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत विचारपूर्ण और लोकतांत्रिक तथा ऐतिहासिक थी। संविधान सभा का गठन पूछ लिया जाए किस कमेटी द्वारा हुआ था, तो कैबिनेट मिशन द्वारा, ये दिया भी है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है 1 मार्क्स में, तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, ये याद रखिएगा। और पहली बार अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा में, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया है, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बाद में जब सेकेंड बैठक हुआ था तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। स्थायी मतलब आप लोग जानते होंगे जो परमानेंट हो, और अस्थायी मतलब नॉन परमानेंट। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे टोटल। प्रारूप समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे बहुत कुछ, जब संविधान के 6 सदस्य बनाए थे, प्रारूप समिति के 6 सदस्य बनाए गए थे, तो उनमें एक सदस्य बीमार था, एक सदस्य ने छोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो वो बोलते थे, जैसे आप लोग जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज से बिलोंग करते थे, तो क्या किया, एक सदस्य ने छोड़ दिया कि बोला हम नहीं काम करेंगे इनके साथ, और 6 सदस्य बनाए थे। तो अधिकतर जो काम किए थे, कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आप लोग जानते होंगे काफ़ी लोग विरोध भी करते हैं, पता नहीं क्यों, जो नहीं पढ़ते हैं वो विरोध करते हैं। जो शॉर्ट्स एक रील देख लिए, अरे भाई ये तो गलत है, महात्मा गांधी गलत हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गलत हैं, तो वो क्या करते हैं, विरोध करने लगते हैं, लेकिन वो अध्ययन नहीं करते हैं। आप देखिए, जो कोई भी व्यक्ति अध्ययन करता है वह जब भी पढ़ेगा, जब भी किसी के विषय में बताएगा, जो अध्ययन करता है, किताबों को पढ़ता है बहुत अच्छे तरीके से, वह कभी किसी भी राष्ट्रवादी नेता का विरोध नहीं करेगा। और जो नहीं पढ़ता है वो ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, क्यों, उसके पास खुद विचार है नहीं, वो पढ़ा है नहीं, वह जो रील में बोल दिए एक, चलो आज से हम हो गए तुम्हारा चेला। तो अध्ययन कीजिए। हम भी जो बोल रहे हैं, ज़रूरी है हम बोलें सीजेपी को आप समर्थन करें या ना करें, हमको लगता है, हमको उसके विषय में अभी मुद्दा सही है, वह राजनीति करना जैसे आप समझें, आपका जो राय है आप कीजिए, आप मानिए, लेकिन कैसे मानिए, किसी के इन्फ्लुएंस होकर नहीं। मुद्दा देखिए सही है, क्या कर रहा है, नहीं तो उसके विषय में अध्ययन कीजिए। तो ऐसे किसी के कहने पर मत मानिए केवल धर्म देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपना विचार डेवलप कीजिए, किसी जैसे कि तार्किक बनिए, कोई कुछ कहे मान मत लीजिए। आप लोग अभी स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़े होंगे, जब आप लोग स्वामी विवेकानंद के विषय में बताए थे तो वो सबसे पहले प्रश्न पूछते थे, उनका सबसे उत्सुकता वाला प्रश्न था, क्या आप भगवान को देखे हैं या अनुभव किए हैं। वह जब भी मिलते थे किसी से भी, उनके सबसे सटीक जवाब कहाँ मिला था, तो परमहंस, आप लोग जानते होंगे रामानंद परमहंस ने जवाब दिया था, रामानंद परमहंस, उसी
उसी ने जवाब दिया था कि मैंने भगवान को उतनी ही नज़दीक से देखा है जितनी नज़दीक से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो आप लोग जिज्ञासु बनिए, कोई कुछ कहे मान मत लीजिए। समिति विभिन्न देशों से संविधान का अध्ययन किया। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान का मसौदा मतलब ड्राफ्ट होता है। संविधान निर्माण में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, ये सब जो बता रहे हैं यहाँ से, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण अय्यर, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, के.एम. मुंशी, ये सब थे प्रारूप कमेटी के मेंबर थे। ये अन्य सदस्यों में महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी जो प्रारूप समिति बनाया था उनमें योगदान रहा। संविधान सभा, ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक कार्य किया। इस दौरान 11 सत्र आयोजित किए गए थे। सत्र आप लोग जैसे सेशन चलता है उसी प्रकार एक सत्र में कि जैसे एक सेशन होता है 6 माह होता है, उसी तरह एक सेशन इसी प्रकार 11 सेशन ऑर्गेनाइज किया था। एक सेशन में आप लोग का कितना होता है 6 माह, एक सेशन में 6 माह, उसी प्रकार एक सेशन में जैसे 20-25 दिन कार्य चलता था। एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते क्योंकि 11 सेशन में अलग अलग कार्य हुआ है। जैसे एक सेशन में आप लोग का 6 माह, कभी एग्जाम हो गया एक ही साल में, कभी जैसे फर्स्ट सेशन जब शुरुआत होता है उसमें 7-8 माह शुरू हो जाता है, पहले लग जाता है। तो इसी प्रकार सेशन बुलाए जाते थे और सेशन में दिनों जितने भी दिन होते थे उनको एक सेशन बुलाया जाता था। एक सेशन हो गया उसके बाद फिर से भेजा जाता, फिर उसके बाद आते थे, वैसे ही सेशन काउंट किया जाता था। आयोजित किए गए तथा 165 दिनों तक विस्तृत चर्चा हुई। यानी कोई भी आप संविधान में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़िएगा, तो उस पर आप लोग को तर्क देना होता था। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे तो अगर संविधान में कुछ आपको जोड़ना है, कुछ ऐड करना है, तो आपको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो पहले आपको प्रस्ताव पेश करना होगा संविधान सभा में, जो उनके मेंबर थे वहाँ पेश किया जाता था, उन पर बहस करना होता था। जैसे सब बैठे रहते थे, जितने भी सदस्य थे, उनको क्या क्या कमियां लग रहा है। जैसे हम कोई बिल पेश किए हैं कि हमको ये ऐड करना है, तो ऐसे ही ऐड नहीं हुआ करता था। क्या करता था, सबसे पहले वहाँ पे प्रस्ताव पेश होता था, वहाँ पेश होने के बाद बहस शुरू करते थे क्यों इसको जोड़ना है। पहले जो ऐड करवाना चाहता है वह बोलता था मुझे यह ऐड करवाना है, तो बोलते थे क्यों ऐड कराना है। जो जितने भी सदस्य अगर सही है तो ऐड करते थे और नहीं है तो लोग क्या करते थे, विरोध करते थे, ताकि प्रस्ताव पास ना हो सके। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर गंभीर विचार, जो आप लोग को बताएं, विचार विमर्श किया गया। संविधान निर्माण पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये डाटा याद रखिएगा, शायद इतना, एक बार डाटा को चेक कर लीजिएगा आप लोग। शायद हमको लग रहा है 6.4 करोड़ 63 लाख पढ़े थे। एक बार आप लोग चेक कीजिएगा, हमको लग रहा है, आप लोग को नहीं तो कमेंट में बता देंगे संविधान निर्माण पर कितने खर्च हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत मतलब अपनाया, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसी दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संप्रभु मतलब होता है यानी हम किसी पर निर्भर नहीं हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 को ही स्वराज्य दिवस मना लिया था। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय जैसी वे महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल की गई। समय समय पर संशोधन के माध्यम से संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया गया। यानी संविधान में जो जो ज़रूरत है उन सबको ऐड भी किया गया और जो अभी प्रासंगिक नहीं है यानी जो रिलेटेबल नहीं है अभी, उसको रिमूव भी किया गया है। निष्कर्ष में आप लोग बता सकते हैं, निष्कर्ष जरूर ऐड कीजिएगा। और आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा पैराग्राफ की तरह एकदम लाइन 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 लिख रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, लाइन लिखिएगा, 5-10 लाइन लिखिएगा, उसके बाद अलग एक या दो लाइन छोड़ दीजिएगा, अलग से फिर से लिखना शुरू कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष में। भारतीय संविधान निर्माण लोकतांत्रिक मूल्यों, व्यापक विचार विमर्श तथा राष्ट्रीय एकता की भावना पर आधारित था। यह संविधान भारत के लोकतंत्र का आधारशिला है तथा नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है। आज भी भारतीय संविधान देश के शासन और विकास का सर्वोच्च मार्गदर्शक दस्तावेज है। इसी प्रकार आप लोग को ऐड करना है। आप लोग 2-3 ऑब्जर्व कीजिए निष्कर्ष किस प्रकार लिखा जाता है, फिर से आप लोग सीख जाएंगे। जैसे कि मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा तो आप लोग
ऑब्जर्व कीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है और किस प्रकार हम लास्ट में निष्कर्ष ऐड करते हैं। तो आप लोग 2-3 देखिएगा तो फिक्स है, अपने आप समझ जाइएगा। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। आप लोग का पहला एग्जाम किस प्रकार गया आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एक बार। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 7 नंबर भी पढ़ लीजिएगा। आप लोग को लास्ट क्वेश्चन कराते हैं जो आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ आप देख लीजिए मुख्यमंत्री, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक रहेगा कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको मेजर 5 का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन करते हैं, संकटकालीन या आपातकालीन दोनों में कुछ भी पूछा जाए सेम है। या तो आपको संकटकालीन दे दिया जाए या आपातकालीन। ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में देख लीजिएगा आएगा। ये 90% चांस से ये क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये आप लोग जानते हैं, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो प्रमुख होता है भारत का वो क्या होता है, तो वह होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद आप लोग को बताएं कि सलाह पर कार्य करता है, लेकिन संकट की स्थिति में उसे विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। इन्हीं शक्तियों का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा तथा संवैधानिक व्यवस्था का रक्षा करना है। संविधान के भाग 18 कितना है, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक क्या दिया गया है, संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन या आपातकालीन कुछ भी पूछा जाए सेम आप लोग को यही आंसर लिखना है। संकटकालीन और आपातकालीन का दोनों का इंग्लिश देखिएगा तो इमरजेंसी ही होता है, वर्णन किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, 352 से 360 तक क्या वर्णन है, तो आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं। चलिए देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल वह व्यवस्था है जैसे यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह मतलब जैसे कोई रेवोल्यूशन हो जाए देश के अंदर ही, क्रांति के कारण देश की सुरक्षा खतरे में हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। यह घोषणा मंत्रिपरिषद जो आप लोग को बताएं कि लिखित सलाह पर की जाती है। यानी अगर 15 मंत्रिपरिषद चाहते हैं कि राष्ट्रपति आपातकालीन लगा दे देश पर, तो यह हो सकता है। संसद द्वारा 1 माह के भीतर इसकी स्वीकृति आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोग को आपातकाल, मान लीजिए आपातकाल लगाना है राष्ट्रपति को, तो मंत्रिपरिषद सबसे पहले क्या करेगा, मंत्रिपरिषद प्रस्ताव पेश करेगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अगर आपातकालीन डिक्लेयर कर देता है तो क्या करेगा, 1 महीना के अंदर संसद में क्या करना होगा, संसद में उसको पास करना होगा। यानी जो आप लोग को सहमति होता है विशेष बहुमत से पास करना होगा वहाँ। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियाँ बढ़ जाती है और राज्यों पर उसका नियंत्रण अधिक हो जाता है तथा कुछ मौलिक अधिकारों की सीमाएं भी लग जाती हैं। यानी कुछ मौलिक अधिकार समाप्त भी कर दिए जाते हैं। राज्य आपातकाल क्या होता है, पहला राष्ट्र था, दूसरा राज्य या राष्ट्रपति शासन। राज्य आपातकाल को ही क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन। यदि किसी राज्य, आप लोग देखते होंगे झारखंड में भी लगा है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन सब में राष्ट्रपति शासन लगते रहता है। और पंजाब में सबसे अधिक बार पूछा जाए कहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है, तो पंजाब में। यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए और राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति उस राज्य की राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य की कार्यपालिका मतलब जो हम लोग विधायक चुनते हैं, विधायक जितने भी विधायक सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका अलग होते हैं। विधानसभा, विधायक कहाँ रहते हैं, तो विधानसभा। कार्यपालिका विशेष राज्यों में होते हैं, केवल 6 राज्य में कार्यपालिका है की शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधीन आ जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन चलाता है। संसद राज्य के विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है। देखिए आप लोग को पूरा बताते हैं क्या होता है राज्य आपातकाल वैसी स्थिति है जब राज्य में शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है। मान लीजिए पूरा विरोध हो रहा है या कोई घटना हो गया बहुत खतरनाक, तो क्या होगा उस समय, क्या करेगा, तो उस समय जो राज्य का राज्यपाल होता है वह क्या करेगा, राष्ट्रपति को प्रस्ताव पेश करेगा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो राज्यपाल जो रहेगा वह राष्ट्रपति को क्या देगा,
तो वह राष्ट्रपति को प्रस्ताव पेश करेगा और राष्ट्रपति अगर व्यवस्था पूरा जांच करके अगर सही रहेगा, अगर खराब रहेगा तो क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। यहाँ अगला पॉइंट है, ये आप लोग समझ गए, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब क्या होता है, जैसे अगर सरकार के पास धन खत्म हो जाए तो क्या करेगा, वित्तीय आपातकाल लगा देगा। यदि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख मतलब क्या होता है, जो पैसा होता है उसी को कहते हैं साख, यानी जो जमा होता है, क्रेडिट, खतरा उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। इसके लागू होने पर केंद्र सरकार राज्य को वित्तीय निर्देश दे सकती है। सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों तथा अन्य अधिकारियों का वेतन और भत्तों की कटौती की जा सकती है। यानी अगर वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो क्या होगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं और जितने भी अधिकारी होते हैं, उन सबका वेतन हो सकता है रोक दिया जाए या उनके वेतन में जो पैसा है उनको कम कर दिया जाएगा। तथा राज्यों में के वित्तीय कार्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा। यानी जो जो राज्य के पास वहाँ वित्तीय यानी जो राजस्व जमा होता है उन पर कौन नियंत्रण कर लेगा, तो केंद्र नियंत्रण कर लेगा। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया, ये पॉइंट याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संकटकालीन शक्तियों का महत्व। यानी संकटकालीन शक्तियों में क्या क्या शक्तियों का महत्व है, तो इन शक्तियों का उद्देश्य देश में शांति, सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता तथा संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना है। संकट के समय सरकार को शीघ्र निर्णय लेने की में सहायता मिलती है और प्रशासन अधिक प्रभावी बनता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है, यानी कौन सी खराब व्यवस्था है इसी में, तो यद्यपि यानी यदि कह सकते हैं ये शक्तियां देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इनका दुरुपयोग लोकतंत्र और नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए संविधान में संसद की स्वीकृति, न्यायिक समीक्षा मतलब क्या होता है, न्यायालय इंटरफेयर करेगा, यानी अब क्या आप गलत प्रक्रिया से नहीं कर रहे हैं, तो न्यायिक समीक्षा ऐसी प्रक्रिया होती है यानी न्यायालय होता है वह इंटरफेयर करेगा, यानी सही तरीके से हो रहा है या नहीं, तथा समय सीमा जैसी व्यवस्था की गई ताकि इन शक्तियों का उपयोग केवल वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाए। सोचिए आप लोग संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी थे, सब कुछ सोचकर प्रावधान किया गया है, यानी कभी देश में क्या हो जाए तो सब सोच कर, समझ रहे हैं। लेकिन दूसरों देश से इंस्पायर हुए थे, जैसे कि ये संविधान पढ़ा, आप लोग को बताएं ड्राफ्ट कमेटी क्या करता था, तो संविधान को पढ़ता था पहले। निष्कर्ष के रूप में आप लोग को लिखना है, राष्ट्रपति शासनकालीन संकटकालीन शक्तियाँ भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये शक्तियाँ देश की एकता, सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करती है। उचित और संवैधानिक ढंग से इनका प्रयोग राष्ट्रहित तथा जनहितों दोनों के लिए आवश्यक माना जाता है। ये हो गया आपका 9वां प्रश्न समाप्त। और 10वां प्रश्न ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वर्तमान गवर्नमेंट में चल रहा है, आप लोग अगर अंधभक्त नहीं होंगे तो समझ पाएंगे। देख लीजिए, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नैतिक मूल्य आप लोग जानते हैं, देख लीजिए एक बार पढ़ लीजिए। आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन कराते हैं मौलिक कर्तव्य, जो आप लोग के एग्जाम में फिक्स है, देखने को मिलेंगे। वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो रहा है, हाँ। तो चलिए यही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कराते हैं, मौलिक कर्तव्य और भारतीय संविधान संशोधन पढ़ा देते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो आप लोग को बताए थे वहाँ 11 नंबर का क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य नैतिक और एवं संवैधानिक दायित्व है जिनका पालन प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। इन्हें संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 याद रखिए, भाग 4 का ए या क लिख सकते हैं, ए में जोड़ा गया। यह संविधान अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। और अगर कुल पूछा जाए, कुल कितनी मौलिक कर्तव्य हैं, तो पहले 10 थी लेकिन अब 11 है। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संविधान के प्रति सम्मान की भावना है। जैसे कि पहला में क्या दिया है, जितने भी संस्थाएं, जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, उन सबका सम्मान और संविधान का सम्मान है पहला में, यानी पहला मौलिक कर्तव्य विकसित करना है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान सम्मान करे। ये मौलिक कर्तव्य 1 में कह सकते हैं, ये ए का 1 में।
देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा सभी नागरिकों के बीच भाईचारा की भावना को बढ़ा दे। इसके व्यतिरिक्त 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाने भी प्रत्येक माता पिता अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो अगर 15 मार्क्स में पूछ लिया जाए केवल मौलिक कर्तव्य के विषय में तो आप लोग याद करके जाइएगा। अगर नहीं याद करके जाते हैं तो आप लोग बताइएगा हमको, हम PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। मौलिक कर्तव्य, मौलिक मुख्य, मौलिक अधिकार नहीं पूछ सकता क्योंकि बहुत बड़ा है अनुच्छेद, आप लोग जानते हैं 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। तो आप लोग मौलिक कर्तव्य अगर नहीं जानते हैं तो कोई सर्च कर लीजिएगा, 11 मौलिक अधिकार याद हो जाएगा। ट्रिक सर्च कीजिएगा मौलिक अधिकार के याद करने का ट्रिक, तो आप लोग बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। यद्यपि मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, यानी ये मौलिक कर्तव्य 11 बताए गए हैं वह जो राज्य सरकार है वह लागू कर सकता है अपने राज्य पर, लेकिन यह न्यायपालिका द्वारा डायरेक्ट लागू नहीं कराया जा सकता। ये अगर गवर्नमेंट वहाँ जो राज्य का है वह सक्षम हो गया तो वह ये सब मौलिक अधिकार अपने राज्य पर लागू कर सकता है। फिर भी वे नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन भी आवश्यकता है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे तो राष्ट्र का विकास। हम लोग के देश में ये शब्द शायद नहीं है लेकिन बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सद्भाव तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। इसलिए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग बना। क्यों मैं बता रहा हूँ ईमानदारी नहीं है, मैं हाल ही में आप लोग को बताया भी हूँ। मैं रांची गया था, आकांक्षा 40 में मेरा भाई का सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा सबसे छोटा भाई, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो जब गए थे DEO ऑफिस देवघर, मेरा होम टाउन देवघर में है, तो देवघर में जब गए थे DEO ऑफिस, कितना 1500 रुपया घूस लिया था। तो क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या ही बोलें अब, देने का जरा भी मन नहीं था। लेकिन एक ही दिन बचा था और पापा गए थे साथ में, पापा से बात किए। छोड़िए क्या ही बताएं, ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता आ जाए। ये क्वेश्चन आप लोग को करा देते हैं, आप लोग अपने से क्वेश्चन कर लीजिएगा। शायद हमको नहीं लगता, बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी क्या होता है अगर आप संविधान को यानी संशोधन मतलब क्या होता है, सुधार करना चाहते हैं। तो भारतीय संविधान एक जीवित, थोड़ा पॉज करते हैं, चलिए एक ही बार में आपको पूरा बता देते हैं। भारतीय संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है। बदलती परिस्थितियों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन करने की व्यवस्था की गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसका उद्देश्य संविधान की स्थिरता बनाए रखते हुए समयानुकूल परिवर्तन करना है। यानी जो दिया गया है संशोधन की प्रक्रिया, इससे क्या है, जैसे कि जो 1950 में व्यवस्थाएं थी वैसी व्यवस्था आज नहीं है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो परिवर्तन के अनुसार समयानुकूल, यानी जैसे समय बदलते रहता है तो आप धीरे धीरे यानी जो अमेंडमेंट आप लोग संशोधित कर सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति बिल आप लोग को बताएं, राष्ट्रपति का अगर रिजाइन लेना है। इसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता है। सेम प्रोसेस कर सकते हैं राष्ट्रपति रिजाइन के लिए किया जाता है। कुछ संशोधनों के लिए संसद में के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा, आधे राज्य मतलब 28 राज्य हैं, तो उनमें 28 मतलब 14 से कह सकते हैं, 14 या 15 की आवश्यकता होगी। दोनों सदनों थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वह संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं। साधारण बहुमत से, यानी साधारण बहुमत मतलब 1/2 कह सकते हैं, यानी 50 सदस्य हैं तो 25 से प्लस होना चाहिए। विशेष बहुमत, इसमें 2/3 होता है। अगर 75 सदस्य हैं तो 50 प्लस होना चाहिए।
और विशेष बहुमत के साथ राज्यों की स्वीकृति, जो आप लोग को बताएं विधानसभा की स्वीकृति, ये तो हो गया विशेष बहुमत। और अब तक संविधान में अनेक संशोधन किए जा चुके हैं। आप लोग जानते होंगे 142 ना 110 या 12, कितना 110वां या 12वां संशोधन चल रहा है हाल फिलहाल में, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब तक संविधान में अनेक संशोधन किए जा चुके हैं, जिनमें 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 86वां संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन की यह व्यवस्था संविधान को लचीला बनाती है। लचीला मतलब कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे दूसरे देश के संविधान बहुत कठोर होता है, या बहुत लचीला मतलब जैसे चेंज भी कर सकते हैं, परिवर्तन। और लचीला मतलब हो गया, कठोर मतलब हो गया एकदम बहुत स्ट्रिक्ट, यानी एक दो आप लोग मास्टर देखते होंगे, आप लोग मास्टर कैसा रखते हैं एकदम स्ट्रिक्ट, मैम भी रहता है स्ट्रिक्ट। और हो सकता है लचीला मतलब यानी जो सॉफ्ट, मतलब ऐसा संविधान के विषय में यानी जिसे परिवर्तन कर सकते हैं, या कह सकते हैं आप लोग जिसको चेंज कर सकते हैं यही, और जिसमें एकदम पूरा स्ट्रिक्ट नियम ना हो, व्यावहारिक बनाती है। साथ ही विशेष बहुमत की शर्त संविधान की मूल भावना की रक्षा भी करती है। इसीलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने की महत्वपूर्ण संवैधानिक संसाधन है। तो आप लोग देखिए, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार धीरे से स्क्रॉल करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम टाइम जब जाइएगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।